जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। और आज हम जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें आज हम क्लास नंबर 5 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। कॉपी पेन लेकर के आप बैठिएगा और इस क्लास को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को गवाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और 5वीं क्लास आपकी ये होने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो इनमें दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, तो आपका ग्रीनलैंड सबसे दुनिया का बड़ा द्वीप हो जाता है। ठीक है, जो आपका किसमें पड़ता है, आपका अटलांटिक महासागर में ये द्वीप पड़ता है। किसमें, अटलांटिक महासागर में ये द्वीप पड़ने वाला है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में ये द्वीप पड़ता है, तो सबसे बड़ा द्वीप आपका हो जाता है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो अजलान शाह कप जो होता है आपका, वो आपका हॉकी से संबंधित हो जाता है। किससे हो जाता है, तो हॉकी से संबंधित हो जाता है। अगर हॉकी से संबंधित एक सबसे बड़ी फेमस ट्रॉफी है जिसको आप नेहरू ट्रॉफी के नाम से जानते हो, ये आपकी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, समय अवधि का सूत्र क्या होता है। समय अवधि का सूत्र क्या होता है, तो समय अवधि का सूत्र होता है जिसको टाइम, जो समय अवधि है उसको टी से डिनोट करते हैं और 1/, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है या आवृत्ति। ठीक है, तो जब जो समय पीरियड होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/, आवृत्ति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है 1/, आवृत्ति। तो टाइम यहाँ पर, ये जो आपका समय अवधि है इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी सेकंड होती है। क्या होती है, आपकी सेकंड होती है। ठीक है, तो टाइम जो समय अवधि होती है 1/, आवृत्ति होती है, इसका ये फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा। तो लोकसभा के जो सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो लोकसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं, लोकसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष को देते हैं। और ये अनुच्छेद आपका जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है 94, जो बी है 94 खा या बी आपका, इसको बताता है कि लोकसभा का जो सभापति है या लोकसभा का जो उपसभापति है, लोकसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को देने वाला है। इस क्वेश्चन का ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा या जिसको आप खाने का सोडा कहते हो, ठीक है, खाने का सोडा इसको कहा जाता है, तो इसका सूत्र बनता है NaHCO3। ठीक है, जिसको आप सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हो। सोडियम बाई कार्बोनेट कह लीजिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से खाने के सोडा को जाना जाता है। अगर मैं वही धावन सोडा की बात करूं जो धोने के काम आता है, धावन सोडा, तो धावन सोडा जो होता है वो आपका सूत्र बनता है Na2CO3। क्या बनता है, Na2CO3, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हो। क्या कहते हो उसको, सोडियम कार्बोनेट। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी। सोडियम कार्बोनेट आपका धावन सोडा हो जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा हो जाता है। ठीक है, इसको वॉशिंग पाउडर कहते हैं और इसको आप बेकिंग पाउडर कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। जो आपकी आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत 2008 से होती है। 2008 में इसकी शुरुआत होती है और पहला भारतीय खिलाड़ी जो शतक मारने वाला था वो आपका मनीष पांडे हो जाएगा। मनीष पांडे ने 2009 में यह कारनामा करके दिखाया था। अगर आईपीएल में ये पूछा जाए कि आईपीएल में वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे पहले शतक मारा है, तो वो हो जाएंगे आपके ब्रेंडन मैकुलम। कौन हो जाएंगे, ब्रेंडन मैकुलम खिलाड़ी हो जाएंगे जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित है वो आपका कश्मीर में अवस्थित है। अगर कश्मीर में अवस्थित है, इसकी जो बनाने की जो बात कही जाती है या इसको बनवाया था, यहाँ पर एक वंश चलता था जिसको आप कारकोट वंश के नाम से जानते हो। ठीक है, तो कारकोट वंश ने या कारकोट वंश के शासकों ने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है। तो यानी कि इंटरनेशनल चावल वर्ष घोषित किया गया है तो 2004 को। ठीक है, अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो 2023 को
बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। 2024 की बात करूंगा तो इसको ऊंट वर्ष घोषित किया गया है, इसको ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। वहीं 2025 की बात करता हूं तो 2025 को भी घोषित किया जा चुका है ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए। ग्लेशियरों के जो ग्लेशियर होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं उनके ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए, ठीक है, ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए इसको 2025 को वर्ष घोषित किया गया है। अगर आगे बात करता हूं तो कबीर की रचनाओं का संकलन को कहा जाता है, जो कबीर की जो रचनाएं हैं उनका संकलन बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। और इस बीजक के 3 भाग होते हैं। एक का नाम होता है साखी, एक होता है आपका सबद, साखी सबद, और एक का नाम होता है आपका रमैनी, ठीक है। तो 3 भाग होते हैं आपके बीजक के जो कबीर के द्वारा संकलित है, आपका साखी, सबद और आपका रमैनी। आगे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? जो भारतीय क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं हरभजन सिंह, उनका नाम क्या है? तो उनको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। तो द टर्मिनेटर आपका हरभजन सिंह को कहा जाता है। अगर मैं द बॉल और जैमी की बात करता हूं तो इनको जो आपका द बॉल और जैमी को राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर है राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, और वर्तमान में यह जो भारतीय जो क्रिकेट टीम है सीनियर वाली, उसके हेड कोच भी हैं, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ को जैमी और द बॉल के नाम से जाना जाता है। अगर फ्लाइंग मैन की बात करूं या फ्लाइंग सिख की बात करूं तो ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है। तो किसको? मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग मैन और द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च था वो कब आयोजित किया गया था? 1930 को। अगर बात करूं कि दांडी मार्च के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो हैं वो अपने 78 अनुयायियों के साथ में चलते हैं। कहां से? साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से ये चलते हैं, और साबरमती आश्रम से चल करके 6 अप्रैल 1930 को कहां पर पहुंचते हैं? तो दांडी पहुंचते हैं। दांडी पहुंचकर इन्होंने किसको तोड़ा था? तो नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। नमक कानून को यहाँ पर दांडी पहुंचकर इन्होंने तोड़ा था। तो कब शुरुआत हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के लिए निकले थे साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ में। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके 24 दिनों के पश्चात नमक कानून को यहाँ पर तोड़ा था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जोतना कहते हैं। मिट्टी को पहले ढीला या जोतना, जो आपका मोड़ने की प्रक्रिया है, पहले उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है ताकि उसमें कुछ बोया जा सके, ठीक है। तो जो बोने से पहले की प्रक्रिया होती है मिट्टी को तोड़ने की, फोड़ने की, उसको आप जोतना कहते हो। रंगपुर विद्रोह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह जो था आपका 1783 में हुआ था, ठीक है। तो रंगपुर विद्रोह जो आपका बंगाल में एक जगह है रंगपुर, वहां पर ये विद्रोह हुआ था। ये किसके लिए था? तो जो राजस्व की दर थी वो बहुत हाई थी, तो उसको कम करने के लिए ये विद्रोह किया गया था, ठीक है। तो रंगपुर विद्रोह कहां पर हुआ था? आपका बंगाल में हुआ था, है ना। इसको नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे धीरज नारायण। कौन थे? तो धीरज नारायण के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कहां पर हुआ था? तो बंगाल के रंगपुर में। कब हुआ था? 1783 में। किस लिए हुआ था? तो राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी, उसको कम करवाने के लिए ये विद्रोह अंग्रेजों के अगेंस्ट हुआ था। आगे बात करता हूं तो भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी, ठीक है। तो नई विदेश व्यापार नीति 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एसआई में, आरपीएफ एसआई में 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन आंसर था 2015 से 2020 के लिए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो नई विदेश नीति है वो 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। नई विदेश व्यापार नीति कब लॉन्च कर दी गई है? तो आपकी 1 अप्रैल 2023 को। इसका लक्ष्य है, इस नीति का लक्ष्य क्या है? तो इस नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक भारत का जो निर्यात है, भारत का जो संपूर्ण निर्यात है, उसको 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना, 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना। तो इस व्यापार नीति का प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई है।
इसके तहत 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक भारत का संपूर्ण निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, वो 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो नई विदेश व्यापार नीति कब आई है? 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो तेल की फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों, मूंगफली, सीसम, ये तीनों तेल की फसलें हैं। लेकिन बाजरा तेल की फसल न होकर के एक मोटा अनाज है। क्या है? तो मोटा अनाज है। और आपको पता है कि 2000 जो आपका 23 था उसको बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया था। 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो बाजरा क्या है? एक मोटा अनाज है जो एक तेल की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो इस क्वेश्चन का उस टाइम पे जो आंसर था वो आपका दमन और दीव था। ठीक है, दमन और दीव था, जो लगभग, अगर यूटीज की बात करता हूँ या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता हूँ, तो इसमें लिंगानुपात 618 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 618। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करूं तो जो आपका कोई भी अगर केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे ज्यादा आपका किसका बनता है? तो ये बनता है आपका पुदुचेरी का। 1038 लिंगानुपात पुदुचेरी का बनता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी में है, सबसे कम लिंगानुपात आपका दमन और दीव में है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। यूएस ओपन 2018 में वुमेन्स सिंगल किसने खिताब जीता था? 2018 का क्वेश्चन है, 2019 से पूछा था, तो नाओमी ओसाका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? नाओमी ओसाका। ठीक है, जो अमेरिकी एक ओपन जो टेनिस खेलने वाली खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है 18वां, भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में जनवरी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करता हूं तो वर्तमान में आपके 28 राज्य, वर्तमान में क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, 7वें सेंट्रल पे कमीशन, 7वें सेंट्रल वेतन कमीशन या पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो कौन है इसके चेयरमैन? तो अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर को 7वें सेंट्रल पे कमीशन का जो चेयरमैन है वो बनाया गया है। अगर मैं प्रथम केंद्रीय आपके पे कमीशन की बात करता हूं, तो ये आपका 1946 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। तो 7वां वर्तमान में है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? ठीक है, तो पुदुचेरी में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो 1 सीट है। कितनी है? 1 सीट है। ठीक है, तो 1 सीट है। इसी के साथ 1 सीट वाले आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप में भी कितनी सीटें हैं? तो 1 सीट है। वहीं आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी कितनी है? तो यहाँ भी कितना है आपका? 1 सीट है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, ठीक है, यहाँ तक कि चंडीगढ़ में भी आपका 1 ही सीट है। तो चंडीगढ़ में भी कितनी सीट है? तो आपका 1 सीट है लोकसभा की। ठीक है, इतनी बात है इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान अवस्थित है? तो जो गोबी रेगिस्तान है वो आपका मंगोलिया में अवस्थित है। कहां पर है आपका? तो मंगोलिया एक स्थल रुद्ध देश है जो चारों तरफ से स्थल सीमा से घिरा हुआ है। अगर मंगोलिया की बात करूंगा राजधानी की, तो उलान बटोर इसकी राजधानी हो जाती है। क्या हो जाती है? उलान बटोर इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाती है? उलान बटोर। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगले क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में अवस्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए बड़ा क्या है? ये फेमस है उसके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो कहां पर है आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आसाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत आपका टमाटर है। टमाटर में भरपूर मात्रा में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अगर मैं दूध की बात करूं या खट्टे दूध या दही की बात करता हूं, तो इसमें आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वहीं चींटी के डंक की बात करूं तो इसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। और आपका लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी में
आपका लाल चींटी में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड आपका पाया जाता है। वहीं आपके चींटी के डंक में मेथेनोइक है ना, और लाल चींटी में आपका फॉर्मिक एसिड। और जो आपका मेथेनोइक एसिड है ये आपका मधुमक्खी में भी आपका मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो मधुमक्खी में भी कौन सा एसिड है? मेथेनोइक एसिड है। नींबू में आपको पता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। दूध में लैक्टिक एसिड यानी खट्टे दूध में या दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में आपका मेथेनोइक और लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी में मेथेनोइक एसिड और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो मधुबनी किससे हो जाती है? आपकी मधुबनी जो चित्रकला है वो आपकी बिहार से हो जाती है। तो मधुबनी को याद रखिएगा, मधुबनी किससे संबंधित है? आपकी बिहार से संबंधित है। ठीक है, बिहार से। और एक पश्चिम बंगाल में बड़ी फेमस चित्रकला है जिसको डोकरा के नाम से जानते हैं। तो बिहार जो पश्चिम बंगाल की डोकरा चित्रकला है वो पश्चिम बंगाल की है। डोकरा चित्रकला मधुबनी बिहार की है और कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश की हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी होती है उससे प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा आपका किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो। ठीक है, और आपका भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो और हे राम। ठीक है, हे राम, ये बड़े फेमस नारे हैं गांधी जी के। करो या मरो, भारत छोड़ो और हे राम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है क्या कहा था? आराम हराम है। ठीक है, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो ये करा था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मुस्लिमों की पढ़ाई को यानी कि मुस्लिमों के उत्थान के लिए, पढ़ाई के क्षेत्र में उनका उत्थान हो सके, इसके लिए 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापना की थी। और ये जाकर के 1920 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और इसका नाम भी बदला गया, जिसको कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसको 1920 से जाना गया। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1933 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था ब्रिटिश गवर्नर जनरल पहला? तो आपका ये था आपका विलियम बेंटिक। कौन था? आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा। 1933 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो ये बनाया गया आपका विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन बनाया गया? विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये आपका मिंटो को जाना जाता है। तो मिंटो को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि पंचायतों में निर्वाचन की प्रक्रिया को इसने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, और आपको पता है कि पंचायती जो राज व्यवस्था है उसका स्तंभकार हम किसको कहते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था का स्तंभकार आप किसको कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किसको? तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का स्तंभकार कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो पोलैंड की मुद्रा का नाम है आपका पोलिश ज़्लोटी। क्या नाम है? पोलिश ज़्लोटी। आपकी पोलैंड की मुद्रा का नाम है और इसकी जो राजधानी है पोलैंड की उसका नाम है वारसा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वारसा पोलैंड की राजधानी हो जाती है और इसका जो मुद्रा है वो आपकी पोलिश ज़्लोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? ठीक है, तो आपको पता है कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? तो 22 भाषाएं वर्तमान में आपकी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो आपका मूल संविधान था उसमें आपकी कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी कब? आपकी मूल संविधान में। ठीक है, बाद में जाकर के 6-8 भाषाएं इसमें और जोड़ी गई, जो वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं बन गई हैं। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय या नेशनल हाउसिंग बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना की बात करता हूं तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना हो जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है,
तो हाइड्रोजन जो है आपका आवर्त सारणी में पहले नंबर पर बैठा हुआ एक तत्व है, ठीक है, पहले नंबर पर बैठा हुआ एक तत्व है जिसमें एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कितना है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान बनता है 5 kg, ठीक है, ये बनता है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है 10 की घात 24, ठीक है। तो 5 × 972 × 10⁻24 kg आपका पृथ्वी का द्रव्यमान बनता है। आगे क्वेश्चन की बात करो, एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये हो जाती है आपकी अनोक्सी श्वसन, जिसको क्या कहते हैं, अनोक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन के बिना होती है, ऑक्सीजन के बिना होती है। जैसे आपकी किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन जो होता है वो आपका बिना ऑक्सीजन के ये प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो ये है आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई बिल था और जो पहले लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया, किसी भी सदन में एक में आया, मान लेते हैं लोकसभा में आया, लोकसभा से पास होने के बाद वो आपका राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से पास होने के बाद वो जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये बिल जो था वो क्या बन जाएगा, ये आपका कानून बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, आपका कानून बन जाएगा, जिसको आप एक्ट के नाम से जानते हो, ठीक है। ये अधिनियम बन जाएगा कब, जब राष्ट्रपति के फाइनली साइन हो जाएंगे और दोनों सदनों से वो अलग अलग बहुमत से पास हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है, तभी कोई भी बिल है जो एक्ट बनता है। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसकी देहरादून हो जाती है, लखनऊ आपकी यूपी की राजधानी है, एमपी की भोपाल हो जाती है और त्रिपुरा की आपकी राजधानी अगरतला हो जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, कनिष्क किस वंश का महान राजा था। तो कनिष्क आपको पता है कुषाण वंश का राजा था, जिनकी पहली राजधानी पुरुषपुर थी, ठीक है। पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर, या आज का पेशावर जिसको कहा जाता है। और इनकी दूसरी जो राजधानी थी वो आपकी कहां थी, तो आपकी मथुरा थी, ठीक है। तो आपको पता है कि जब कनिष्क जब गद्दी पर बैठा था तो लगभग 78 एडी में या ईसवी में ये कहां बैठा था, तो गद्दी पर बैठा था, जिसके चलते इसने एक शक संवत चलाया था। क्या चलाया था, शक संवत चलाया था, जो भारत में अभी इसको अपना लिया गया है कैलेंडर के रूप में। तो 78 एडी में इसने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक क्या चलाया था, शक संवत चलाया था, जो भारत ने इसको आधिकारिक रूप से कैलेंडर के रूप में अपनाया हुआ है। कनिष्क ही टाइम में आपको पता है कि बौद्ध संगति होती है, कौन सी वाली, तो फोर्थ जो बौद्ध संगति थी वो किसके टाइम पे होती है, कनिष्क के टाइम पे। कहां पर होती है, तो कश्मीर के कुंडलवन नामक क्षेत्र में हुई थी, ठीक है। तो कहां पर, कुंडलवन नामक क्षेत्र में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता थी बौद्ध संगति, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो वसुमित्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कनिष्क एक कुषाण शासक था, ठीक है, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, है ना। कनिष्क ने 78 एडी में जब बैठा था तो शक संवत चलाया था। उसके बाद इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति होती है कश्मीर के कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, ठीक है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी क्या है, तो ये 39वां क्वेश्चन है आपके लिए। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू हो जाती है। क्या हो जाती है, थिम्पू आपकी राजधानी इसकी हो जाती है। और आपको पता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, काबुल राजधानी आपकी कहाँ की है, तो ये आपकी हो जाती है अफगानिस्तान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईपीएफ। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो ईपीएफ, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि जिसको कहते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इसको कहा जाता है। और ये सरकार के पास धरोहर के रूप में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका रखा रहता है, सरकार के पास धरोहर के रूप में, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कि किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, तो ये हो जाते हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठवें नंबर के क्या थे, राष्ट्रपति थे, जो निर्विरोध चुने गए थे। कौन निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है।
तो अगर मैं बात करता हूँ ये कौन से चुने गए थे, तो निर्विरोध चुने गए थे। इससे पहले ये नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़े थे तो इसमें हार गए थे, ठीक है, याद रखना। और फिर अगली बार निर्विरोध हुए थे कि इनके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। तो पहले एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित कह सकते हो आप राष्ट्रपति हैं, 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। आगे बात करता हूँ पोर्टफोलियो सिस्टम किसने लागू कराया था, तो पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू कराने वाला आपका कैनिंग हो जाता है। कौन था आपका, कैनिंग, जो भारत का पहला वायसराय बनता है, जो भारत का पहला वायसराय बनता है। वायसराय मतलब ये था कि जब 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद 1858 का एक एक्ट आया था, जिस एक्ट के चलते जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। यानी कि जो ब्रिटेन का जो क्राउन होता था या ताज होता था उसके अधीन डायरेक्ट इसको रखा गया था, ठीक है। तो नाम चेंज कर दिया गया था, इसी को, ये पहला क्या कौन था, तो इसी यही गवर्नर जनरल था, तो इसी को आपका वायसराय बना दिया गया था, ठीक है। और पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसने लागू किया था, यानी कि विभागों का बंटवारा, अपने अधीन जो भी आपके मंत्री होते हैं उनके बीच जो विभागों का बंटवारा होता है वो शुरुआत किसने करा था, तो आपका लॉर्ड कैनिंग ने करा था। आगे बात करता हूँ घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, तो घूमर लोक नृत्य आपको पता है राजस्थान का है। इसके साथ आपका कालबेलिया बड़ा फेमस यहाँ का लोक नृत्य हो जाता है। क्या हो जाता है, कालबेलिया, ठीक है। अगर झारखंड की बात करता हूँ तो छऊ यहाँ का बड़ा फेमस नृत्य हो जाता है, और ठीक है, और छोलिया आपका उत्तराखंड का हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। छोलिया उत्तराखंड, छऊ झारखंड, राजस्थान कालबेलिया और घूमर हो जाता है। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 43, रडार का पूरा नाम क्या है, रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम निम्न में से कहां पर अवस्थित है, तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। 45 का क्वेश्चन है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, तो आपका पाकिस्तान में। आगे बात करता हूँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें से हट गया है और उसका जो आंसर है वो है आपका 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो आपका 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, वो अवकाश प्राप्त करते हैं। वो क्या करते हैं, तो अवकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है, अवकाश प्राप्त करते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाते हैं आपके बैडमिंटन से। किससे संबंधित है, तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। लोक सेवा आयोग के जो भी आपके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बांध किस कहाँ स्थित है, तो तुंगभद्रा बांध आपका कर्नाटक में अवस्थित है। कहां पर है, कर्नाटक में। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहते हो, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको वृष्टि कहा जाता है। क्रिस्टल युक्त बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है, तो इसको वृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आपका वृष्टि कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही था, है ना। आगे मिलते हैं। 50 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।